गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में टेक्निकल प्रॉब्लम से वीडियो बीच में कट हो गया था। वापस स्टार्ट करते आज, जितना उसमें हो गया था उससे नेक्स्ट करेंगे, बट थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। रिडबर्ग कांस्टेंट के फॉर्म में टोटल एनर्जी जो अपने आई थी एन सेल के लिए, उसकी वैल्यू थी माइनस RCH अपॉन एन स्क्वायर। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, सेम वैल्यू प्लस में थी RCH अपॉन एन स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में इससे डबल थी माइनस 2RCH अपॉन एन स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी अपने फाइंड की थी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में थी RCH। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फर्स्ट सेल की जो एनर्जी होती है उसी का साइन चेंज कर दो। तो यहां फर्स्ट सेल ले 1 का स्क्वायर माइनस RCH। इनफाइनाइट सेल की एनर्जी जीरो होती है, इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस RCH, प्लस में चेंज हो जाएगा RCH। अब एनर्जी के लिए मैंने आपसे कुछ टाइप्स बताए थे एनर्जी का, समझना। इतने ले लेते बहुत है। ये मेरे पास में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लास्ट वाले को इन्फिनिटी नाम दे देता हूँ। यहाँ एनर्जी लेवल था ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, एक्साइटेड स्टेट सेकंड, एक्साइटेड स्टेट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चलती जाएगी, लास्ट में इन्फिनिटी। अगर आपको किसी भी एक्साइटेशन स्टेट के लिए एन की वैल्यू फाइंड करनी हो, एन, तो ये हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट प्लस 1। जैसे मान लो ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट स्टार्ट कहां से हो रही है, सेकंड से। तो मान लीजिए आपको ये दिया एक्साइटेड स्टेट एन के लिए, एक्साइटेड स्टेट एन, तो इसमें क्या हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट एन माइनस 1। जैसा आपको ये कहा, सॉरी प्लस 1, जैसा आपको ये कहा सेवंथ एक्साइटेड स्टेट, सेवंथ एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, तो यहां 7 लिख देंगे, प्लस 1 कर देंगे 8। मान लो आपको थर्ड के लिए पूछे, तो थर्ड तक तो यहां लिखा हुआ ही है, थर्ड के लिए एन की वैल्यू कितनी है 4। कैसे आया, थर्ड प्लस 1 इजिकल टू 4। ग्राउंड के लिए फिक्स है एन की वैल्यू 1, इनफाइनाइट के लिए फिक्स है इनफाइनिटी। अब इसमें एनर्जी के टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो ये याद रखो, अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में, तो उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी ये फर्स्ट, सेकंड, और ये एक्साइटेशन एनर्जी थर्ड। या ग्राउंड से इनफाइनाइट तक जाता है, तब इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। या किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट तक जाता है तो ये कहलाती है सेपरेशन एनर्जी। जैसे ये सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट, ये सेपरेशन एनर्जी सेकंड, ऐसे नाम दे सकते हैं। अब हमेशा याद रखो, अगर केवल आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ग्राउंड से इनफाइनाइट तक ले जाना है। अगर ये कहे आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थर्ड एक्साइटेशन स्टेट, इसका मतलब वो थर्ड से इनफाइनाइट तक सेपरेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। नाम तो बाई मिस्टेक आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे दिया, बट साथ में थर्ड एक्साइटेशन स्टेट बोल दिया, इसका मतलब यहां से नहीं ले जाना, मूल से, ग्राउंड स्टेट से नहीं ले जाना। अब इसमें जब भी आपको पूछे तो ये तो आपका हमेशा एनर्जी जो हायर पे है वो E2 हो जाएगी, जो लोअर पे है वो E1 हो जाएगी। कोई से भी ले लो, हायर वाली E2, लोअर वाली E1। जब इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे डेल्टा ई, तो हमेशा हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी लेना है।
E2 माइनस E1। E2 और E1 का मतलब हायर सेल N2 जो भी होगा, लो सेल N1 जो भी होगा। केवल इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। कैसे न्यूमेरिकल आते हैं समझना। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था पहले, रिपीट कर देता हूं। फाइंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या फॉर्मूला बना? आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस? E इन्फिनिटी माइनस E1, E इन्फिनिटी माइनस E1। क्या फॉर्मूला आएगा? एनर्जी का फॉर्मूला माइनस Z² अपॉन N² इंटू 13.6। यहां मैंने इन्फिनिटी सेल की बात कर रहा हूं। माइनस Z² अपॉन N², यहां 1 ले लिया, 13.6 माइनस हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर 1, ये इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इंटू 13.6 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, फर्स्ट सेल 1 का स्क्वायर 13.6। यहां इनफाइनाइट सेल के लिए हमेशा 0, इनफाइनाइट डिवाइड होती 0, प्लस 13.6, रिजल्ट आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो 13.6 मल्टीप्लाई कर दो कूलम, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये कन्वर्जन आपको समझा रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करना है, जूल को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करना है, एटसेट्रा। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन समझना। फाइंड एक्साइटेशन एनर्जी फॉर एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन फॉर फोर्थ एक्साइटेशन स्टेट। मीनिंग समझना, कहां से कहां तक की एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड करनी है। फोर्थ एक्साइटेशन स्टेट, इसका मतलब N2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 + 1 = 5, N1 की वैल्यू आपके पास 1 आ गई ग्राउंड स्टेट से। एक्साइटेशन एनर्जी फोर्थ और फाइंड कर रहे हैं, डेल्टा ई क्या आया? E2 माइनस E1। E2 को मैं लिख देता हूं माइनस Z² बट्टा N2² इंटू 13.6 माइनस Z² अपॉन N1² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर 1, N2 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 13.6 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 13.6। ये सीधा इसको डिवाइड कर दूं, -0.04 इसको डिवाइड कर देता हूं। (13.6) डिवाइडेड बाई 25 माइनस 13.6, ये आ जाएगा आपके प्लस का 13.056 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड टाइप का क्वेश्चन इसमें कैसे आ सकता है समझना। फाइंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन फॉर 7th एक्साइटेशन स्टेट। अब ध्यान से समझना, एक्चुअल में ये सेपरेशन एनर्जी है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कब होता? जब ग्राउंड स्टेट से उसको इलिमिनेट करते, रिमूव करते। बट ये कह रहा है साथ में आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोला, साथ में 7th एक्साइटेड स्टेट बोला है, तो ये एक्चुअल में सेपरेशन एनर्जी है। बट आपको आईपी नाम दे दिया तो 7th से फाइंड करना है। तो इसके लिए समझना, N2 की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। N1 लोअर कोस कौन सा हो जाएगा?
7th एक्साइटेशन स्टेट, इसका मतलब 7 + 1 8, वही फॉर्मूला IP मीन्स एनर्जी डिफरेंस मीन्स E2 - E1 मीन्स Z² अपॉन N2 का स्क्वायर 13.6 माइनस Z² अपॉन N1 स्क्वायर इंटू 13.6। ये वैल्यू तो बेटा फिक्स है, इन्फिनिटी आएगी तो जीरो हो जाएगी। 1 का स्क्वायर बट्टा इनफाइनाइट का स्क्वायर तो इनफाइनाइट डिवाइड होती है जीरो, माइनस माइनस प्लस, अच्छा बेटा हाँ सी माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन N1 की वैल्यू है 8 का स्क्वायर इंटू 13.6, क्या आ जाएगा 13.6 अपॉन 8 का स्क्वायर क्या आता है 64 इज इक्वल टू 13.6 डिवाइडेड बाई 64.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता है। बस ये डिफरेंस वाला फॉर्मूला याद रखो, डेल्टा E डिफरेंट टाइप की एनर्जी कैसे फाइंड करें, इसके लिए इस कर्व को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। आपकी बुक में डायरेक्ट नहीं मिलती है, आपको अपने आप ही कोशिश करके फाइंड करना होता है, इसलिए ये तरीका बताया। नेक्स्ट समझना है, 1 मिनट। अब तक जो आपने चैप्टर में पढ़ा है या अदर चैप्टर में जो पढ़ा है, उनमें सारी चीजें स्मॉल फॉर्म में आती है। अभी नीट का एग्जाम हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर जितना आपने पढ़ाया है उसमें से 2 क्वेश्चन आए, सम बेसिक कंसेप्ट में से 2 क्वेश्चन आए, केमिकल बॉन्डिंग में से 1 क्वेश्चन आया। जो आपने पढ़ाया उन वीडियो में आप पेपर देख सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग में से 2 क्वेश्चन आए, जनरल केमिस्ट्री के वीडियोस डाले थे उनमें से 2 क्वेश्चन आए। तो ये आते वही है, बस आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। अब मैं जो चीजें लिखूंगा आपको कि सर हमें ही आती है, वो एनसीईआरटी की बुक में है, वो आरबीएससी की बुक में है। जब नीट में क्वेश्चन आते हैं कहते ये तो बुक में था ही नहीं, एक्चुअल में वो बुक में अलग अलग जगह था, और एग्जामिनर ने क्या किया, उनको एक साथ ले आए और कहा कि अब कोरिलेट करके आंसर दो। तो आपको क्या क्या नॉलेज वो समझना, समराइज कर रहा हूं जो आपको पहले से याद है, जो मेमोरी में है, स्टार डाल के लिख रहा हूं। सबसे पहले समझना मास नंबर, बहुत बार मैंने आपको मास नंबर करवाया है। ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होते हैं मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है, उनका सम क्या कहलाता है, मास नंबर। मास नंबर इज द सम ऑफ ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। दूसरी चीज समझना, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन क्या है, 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म्ड न्यूक्लियन। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को कंबाइंड फॉर्म में क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियन। थर्ड चीज आती है अपने पास में, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, सम ऑफ न्यूक्लियंस। अब चेक करो, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियन है, सारे न्यूक्लियन कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, वो अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में डिस्कस कर चुके हैं। और समझना साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसको डायमीटर भी बोल सकते हैं, डायमीटर।
साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये आपको याद रखना है, बुक में दिया हुआ है, इस रेंज में होगा 10⁻⁻13 टू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर ऑर्डर, इस ऑर्डर में होगा। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब आपको ये वैल्यू पुटअप करनी है, 10⁻13 सेंटीमीटर। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट से फाइंड हुआ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट समझना, साइज ऑफ एटम, एटम का डायमीटर, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम की बात करें, फाइंड कैसे किया होगा समझना, 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे फाइंड करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें आर की वैल्यू पुटअप कर देंगे एटम के लिए, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा, सॉरी इससे तो वॉल्यूम आ जाएगा। साइज डायरेक्ट याद रखना डायमीटर से, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब आपको ऐसा लगेगा कि न्यूक्लियस से छोटा कैसे हो गया, ये स्मॉल साइज नहीं है, नेगेटिव पावर है। पावर नेगेटिव होने का तो जो पावर हाई है नेगेटिव में वो स्मॉल होगा, और स्मॉल पावर है तो वो लार्ज होगा। नेक्स्ट समझना, इसमें यहां पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का एक टॉपिक और डाल देता हूं, इधर समझना ध्यान से। यहां है इस जगह पे साइज ऑफ न्यूक्लियस से पहले, ठीक है, ये पॉइंट है मेरे पास में, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियस की रेडियस क्या होगी, तो इसमें याद रखना है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज द क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, मीन्स आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर का जो क्यूब रूट होगा उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। प्रोपोर्शनल साइन हटाए तो R इज इक्वल टू R0 (1/3). ये जो R0 बोलते हैं इसको, R0 क्या बोलेंगे, R0, ये कांस्टेंट है, और इस R की वैल्यू 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। 1.33 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, ये आपके फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। इसका डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है कॉम्बिनेशन, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रूट क्यूब ऑफ मास नंबर, कांस्टेंट लगाया R0, वैल्यू 1.33 10⁻⁻13। अभी अपन इनको कोरिलेट करेंगे एक दूसरे से, तब यूज आएगी। अब नेक्स्ट समझना, अब कोरिलेट करना है, समझना कैसे। फाइंड, या सीधा ही लिख दू, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। अब ये प्यारा क्वेश्चन है, कोरिलेट करके आंसर देना है। ये तो मेमोरी बेस्ड थे, ये तो आपको मेमोरी में याद रखने थे यहां तक की चीजें। अब इनको मैं एक दूसरे से कोरिलेट करूंगा। क्या पूछा है, फाइंड रेशियो ऑफ द साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। तो सीधा सीधा मीनिंग ये हुआ, इसको मैं ऐसे लिख दूं, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ एटम कितना है, 10⁻⁻8 अपॉन न्यूक्लियस कितना है, 10⁻⁻13। दोनों की यूनिट थी सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, यूनिट कैंसिल, रेशियो की कोई यूनिट नहीं आती, 10⁻5। ये आपका आंसर है। 10⁻5 क्या है, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस।
नेक्स्ट समझना, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। समझना ध्यान से, कैसे फाइंड करें इसको मैं ऐसे लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। यही तो अभी साइज में किया है, साइज का रेशियो पूछा, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ न्यूक्लियस, सेम फॉर्मूला अप्लाइड किया, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम समझना, एटम स्पेयर के फॉर्म में है, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। न्यूक्लियस भी स्पेयर के फॉर्म में है, तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। एक को कैपिटल आर मान सकते हो, एक को स्मॉल आर मान सकते हो, या एक को आर ए मान लो, एक को आर एन मान लो। तो मैं इसको ऐसे कह दूं 4/3 पाई आर स्क्वायर। आर के सबस्क्रिप्ट में मैंने ए लिखा है, मतलब एटॉमिक रेडियस, 4/3 पाई आर एन स्क्वायर। यहां एन न्यूक्लियस के लिए लिया है। अब ये समझो 4/3 पाई तो दोनों के लिए कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू दोनों में कैंसिल हो गई। क्या बचा आर ए का स्क्वायर, आर एन का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, रेडियस इज इक्वल टू होती है डायमीटर, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्यूब कहाँ गया, सॉरी ये रहा, बाई मिस्टेक हटा दिया इसको, क्यूब है 4/3 पाई आर क्यूब। एक सेकेंड, पाई आर क्यूब, ये भी पाई आर क्यूब। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, आर की जगह डायमीटर अपॉन 2 का होल क्यूब। इसके लिए समझना, डायमीटर अपॉन 2 पूरे का मैंने कर दिया क्यूब। यहां डिफरेंस कर रहा हूं, एटम का डायमीटर, ये न्यूक्लियस का डायमीटर। बात समझ में आ रही है? 2 से 2 क्या हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसल। तो डायमीटर क्या है, डायमीटर साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एटम के लिए कितना था 10⁻⁻8, न्यूक्लियस के लिए 10⁻⁻13 का क्यूब। कितना आया 10⁵ का क्यूब, 10⁻15। डायरेक्ट आ जाता, जो साइज वाला किया है, साइज में क्या आया था 10⁵, इसी का क्यूब करना था, क्योंकि फाइनली तो साइज अपॉन साइज ही आता। तो सीधा क्या कर सकते थे 10⁻15। ये दोनों क्वेश्चन, ये और ये कंपटीशन में कोरिलेट करके पूछे जाते हैं। ये सारे डाटाज आपको याद है, मेमोराइज है, बट ये क्वेश्चन जब पूछते तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कैसे फाइंड करते हैं। और समझना, अपने ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जहां रिवॉल्व करेगा वो ऑर्बिट्स हो जाएंगे। ये n = 1 2 3 k l m n o p ऐसे ऑर्बिट को नाम देते जाएंगे। अब अपन ये कहे कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, उसके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या है, वो तो कितने राउंड लगा रहे हैं। मतलब ऐसे समझो, number of revolutions of
इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स, इसको कैसे फाइंड करें? इलेक्ट्रॉन कितनी बार रिवॉल्व हुआ, जैसे मान लो ये मेरे पास में सरकमफेरेंस लिया मैंने, अब इसमें इलेक्ट्रॉन राउंड लगा रहे हैं, वो पर सेकंड कितने राउंड लगाएगा? तो आप ये समझो, ये जो सरकमफेरेंस थी इसकी 2 पाई आर, सरकमफेरेंस कितनी थी? 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो कम राउंड लगेगा। जैसे मान लो मैंने आपको ये कहा कि इसके चारों तरफ आपको राउंड लगाने हैं और इसके चारों तरफ राउंड लगाने हैं सेम स्पीड से, तो मान लो आपने इसके चारों तरफ एक राउंड 1 मिनट में लगता है, इसके चारों तरफ 5 मिनट में, 10 मिनट में आप यहां 10 राउंड लगाओगे, यहां 2 ही राउंड लगेगा। इसका मतलब सरकमफेरेंस ज्यादा होगी तो राउंड कम लगेंगे, तो सरकमफेरेंस अपोन में आ जाएगी। दूसरी चीज मैं ये कहूं कि यहां स्पीड 5 टाइम ज्यादा है, यहां स्पीड 5 टाइम कम, सॉरी ज्यादा है, यहां 5 टाइम कम, यहां 5 टाइम ज्यादा। अब यहां जो राउंड लगेगा उतनी यहां लगेंगे, क्यों? क्योंकि यहां स्पीड 5 टाइम ज्यादा है, सरकमफेरेंस बड़ा। तो इसको फाइंड करने का जो तरीका है वो समझना। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं x से। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v से रिप्रेजेंट कर दिया, अपॉन सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, इसको मैंने कर दिया पाई सरकमफेरेंस 2 पाई आर। अब इसका मीनिंग समझना। फाइनली फॉर्मूला अपनी ये बना है V अपॉन 2 पाई आर। ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है वो समझना। क्वेश्चन अगले पेज पे कर देता हूं, समझना क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? अब देखो, इसमें कई फॉर्मूलों को कोरिलेट करना पड़ेगा और जितने फॉर्मूले लाऊंगा सारे आपने स्टडी किए। देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने आपको बोर कंसेप्ट में कराई थी फाइंड वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था वेलोसिटी का? z अपॉन n इंटू 2.18 10⁻⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आप दोबारा चेक कर लेना। बोर एटॉमिक मॉडल स्टार्ट किया, फर्स्ट वीडियो में पोस्टुलेट थे, सेकंड में वेलोसिटी फाइंड की थी, रेडियस फाइंड की थी, देन आफ्टर एनर्जी फाइंड की थी। तो एक दिन अपने वेलोसिटी पे डिस्कस किया था, इसके न्यूमेरिकल्स किए थे, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेकंड थर्ड सेल में वेलोसिटी, HELI के फर्स्ट सेल में वेलोसिटी। तो यहां समझो आपको क्या दिया, हाइड्रोजन एटम तो 1, कौन सा ऑर्बिट में? फर्स्ट, इंटू 2.18 10⁻⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हाइड्रोजन की वेलोसिटी है फर्स्ट ऑर्बिट में। अब रेडियस की बात करें, ये फॉर्मूला था n² अपॉन z मल्टीप्लाई 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को रिमूव करें 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में पूछा है 1 का स्क्वायर 1.529 10⁻�8 सेंटीमीटर। यहां तक तो आपने पहले से डिस्कस किए हुए, ये न्यूमेरिकल किए हुए आपके। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस के लिए देखो, v अपॉन 2 पाई आर। v की वैल्यू आपने फाइंड कर ली
2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू यहां से ले आओ 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, यूनिट बच जाएगी सेकंड इनवर्स। इसका मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस की यूनिट क्या होती है? सेकंड इनवर्स। अब इसको फाइंड करो, पावर ऊपर ले आओ 10⁻16 सेकंड, वैल्यू को कट करो, डिवाइड 3.14 डिवाइड 0.529, ये अपने पास आया 0.656 सेकेंड, मल्टीप्लाई में 10⁻6। तो ये ध्यान से देखो, अब आपको एग्जाम के अंदर देखो v फाइंड करना आता है, आपको r फाइंड करना आता है, बट जब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा तब आप ये सोचोगे यार ये क्या करें, तो डायरेक्ट फॉर्मूला v/2πr। अब मैं इसको कनेक्ट करूं वापस, इससे समझो। अगर मान लीजिए नोट डाल के लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, फिर नोट आप अपने आप लिखोगे के L M N ऐसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होते जाए। इसके लिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है x1, इसके लिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन x2, x3, x4। अब आप ध्यान से समझना, इन फॉर्मूले से, ये फॉर्मूले आपके पहले से पढ़े हुए, यहां चेक करो नंबर ऑफ ऑर्बिट और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ ऑर्बिट, रेडियस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट्स। इसका मतलब मैं इसको यहां ऐसे लिखूं, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड मैं ऐसे लिखूं r डायरेक्ट प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ n। तो अब यहां से समझना n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। अब ये सोचो जब n इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जैसे ही मैं केस से l में इंटर करूंगा, सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जब मैं 1 से 2 में इंटर करूंगा, n इंक्रीज होगा तो r इंक्रीज होगा। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज और रेडियस इंक्रीज। इस फॉर्मूले में आ जाओ, v की वैल्यू डिक्रीज हुई विद द इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, n की वैल्यू r की वैल्यू इंक्रीज हुई। तो देखो v डिक्रीज होगा तो x डिक्रीज होगा, r इंक्रीज होगा तब भी x डिक्रीज होगा। इसका मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी x की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसका मतलब इनका ऑर्डर ये आएगा। इसका नोट डालकर आप कंक्लूजन क्या लिखोगे नोट में? द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स डिक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते जाएंगे, r इंक्रीज होगा, v डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज ये इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिक x की वैल्यू फास्टली डिक्रीज होती जाएगी। यहां तक आपको अच्छे से याद रखना है। ये सारी चीजें आपकी पड़ी हुई है, बट आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे। आज मैंने आपको स्टार्ट में आती कहा नए टॉपिक में कि आपको यहां तक बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। मास नंबर पहले से पढ़ा है, न्यूक्लियन क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस क्या है, सम ऑफ द न्यूक्लियन, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ एटम, बस यहां तक मेमोराइज करना है आपको। ये चीजें आपको मेमोराइज करनी है।
आगे फिर इनमें कोरिलेट कैसे करते हैं वो अपने इस तरह से किया है, जैसे ये साइज का कर लिया, वॉल्यूम का कर लिया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस का कर लिया। ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए कि ये किस ऑर्डर में इंक्रीज होती है, किस ऑर्डर में डिक्रीज होती है। कल अपन डेंसिटी की बात करेंगे। डेंसिटी में आपके ये यूज आएगा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। समझना, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या फॉर्मूला होगा? डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं बोल रहा हूं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मीन्स मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। यहां रेडियस न्यूक्लियस की लेनी है, न्यूक्लियस की रेडियस मैंने यहां लिखी थी, r = r0 a की पावर 1/3। इससे कोरिलेट करके कल अपन करेंगे। काफी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।